दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी साइंस के क्लास 7 के चैप्टर 6 के बारे में, जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने चैप्टर 1 से 5 को कंप्लीट किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हमने देखे हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर कहा जाए तो अगर मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, पानी में शक्कर को घोलते हैं। जैसे अगर हमारी मम्मी बोलती उनको घोलने के लिए, और उसके बाद वहाँ पर एक क्या शक्कर का विलयन बन जाता है। इसी प्रकार दूध से दही का जमाना भी एक परिवर्तन है। कभी कभी खट्टा दूध का जो है खट्टा हो जाता है, दूध भी जो है वो खट्टा हो जाता है, ये भी एक परिवर्तन ही होता है। और कभी कभी खींचा हुआ रबर बैंड फिर से वही उसी पोजीशन पे आ जाता है। तो इस टाइप से बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जो हमारी प्रकृति में आसपास होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये परिवर्तन जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो भौतिक परिवर्तन होता है, दूसरा रासायनिक परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन के बारे में, फिजिकल चेंज कैसे होता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ एक्टिविटीज़ को समझना पड़ेगा, तब आप उससे ज़्यादा क्लियर समझ पाएंगे। एक्टिविटी 6.1, इसमें हमसे कहा गया है कि जैसे आप यहाँ पर कागज़ के चारों टुकड़ों को लीजिए और उनको अलग अलग साइज़ में काटिए, और फिर काटने के बाद एक पेज पर रखिए या फिर इसे सरफेस पर रखिए। फिर वो जो टुकड़ों को आपने जो बड़े टुकड़े को काटा है उसको इस तरह से एक साथ कलेक्ट करके फिर से एक बड़ा टुकड़ा बनाने की कोशिश कीजिए। तो इसमें क्या होता है कि क्या कागज़ का जो गुण है उसमें कोई मतलब क्या तो नहीं बनता, लेकिन क्या कागज़ जो है वो कोई और कुछ और चीज़ बन गया है। कागज़ तो कागज़ ही है, बस यहाँ पर उसका जो मूल उसका जो गुण है वो ख़त्म हो चुका है। मतलब कि जो पहले जैसे था टुकड़ा वो नहीं रहा, लेकिन उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कागज़ तो कागज़ ही रह गया। इसी टाइप से एक्टिविटी 6.2 में आपसे कहा गया है कि आप चॉक के टुकड़ों को लीजिए और उसको फर्श पर एकत्र कीजिए। फिर उस पाउडर को क्या कीजिए, उस टुकड़े से पाउडर बना करके फिर उसको जल में मिलाकर पेस्ट बनाइए, और इसके बाद उसे आप चॉक के आकार में बेल करके फिर सूखने के लिए रख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको फिर से वही चॉक बन के मिल सकती है। तो मिल जाएगी फिर से वही चॉक, मतलब पूरी वही डिज़ाइन की नहीं बनेगी, लेकिन चॉक तो वहाँ पर बन सकती है। इसी टाइप एक्टिविटी 6.3, इसमें हमसे बोला गया है कि आप एक कटोरे में बर्फ़ को लीजिए और उसको आधा पिघलाइए। जैसे मान लीजिए आप ले रहे हैं तो बर्फ़ के थोड़े से भाग को पिघलने तक बर्तन को धूप में रखिए, और उसके बाद आपके पास बर्फ़ और जल का क्या मिल जाएगा, एक मिश्रण बन जाएगा। तो अब इस कटोरे को फिर से आप क्या करिए, फिर से मिश्रण में रख दीजिए। तो क्या होता है फिर उसके बाद, हाँ, यहाँ पर एक्टिविटी 6.4 में आपसे कहा गया है कि आप फिर से एक जल को लीजिए और उसको उबालिए, और उसके बाद आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देगी। उबलते हुए जल से कुछ दूर पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उलट कर रख दीजिए। तो फिर से वही बर्तन की भीतरी सतह को देखिए, तो आपको क्या दिखाई देंगी, जो पानी भाप बन के उड़ा था वो जो हमने बर्तन ऊपर से ढक दिया उस पर फिर से जल की बूंदें उसमें दिखाई देने लगेंगी। एक्टिविटी 6.5, इसमें हमसे बोला गया थोड़ी सी सावधानी रखनी है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस टाइप से क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ब्लेड लेना है। मतलब ज्वाला पर कार्य करते समय आपको सावधानी बरतनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो भी आपने उपयोग किया है उसको आप उपयोग किए जा चुके जो भी लोहा है, लोहे की आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए, और ब्लेड के जो मुक्त सिरा हुआ है, ब्लेड का जो खुला हुआ सिरा हुआ है उसको स्टोव के पास रखिए। तो कुछ मिनट तक देखिए तो क्या उसका जो भाग होता है ब्लेड का उसमें क्या परिवर्तन होता है, क्योंकि ब्लेड जो है वो लोहे का है तो इसकी वजह से वह क्या होने लगेगा, रेड कलर का दिखने लगेगा। तो ब्लेड को क्या करिए, आप ज्वाला से हटा करके फिर से देखिए तो क्या फिर से वही ब्लेड जो है आपको मिल जाएगी। तो इस टाइप से यहाँ पर क्या होगा, इसका पहले वाला रंग जो है वो क्या वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर कई सारी एक्टिविटीज़ को देखी। तो जैसे कि आपने देखा कि कागज़ और चॉक के साइज़ में परिवर्तन हो जाता है। कागज़ को हमने देखा था छोटे छोटे टुकड़ों में काटा था, और चॉक को जब हमने पीसेस करके उसके पाउडर बनाए थे। और एक्टिविटी 6.3 और 6.4 में हमने देखा कि जल की अवस्था परिवर्तित हो जाती है। जैसे ठोस से द्रव हो जाता है, बर्फ से क्या हो जाता है, द्रव में बदल जाता है, और फिर वही द्रव है वो गैस में बदल जाता है, और फिर वही गैस से द्रव में बदल जाता है।
एक्टिविटी 6.5 में आपको आरी के ब्लेड को लेना था, उसका रंग गर्म करने पर परिवर्तित हो जाता है। तो पदार्थ के आकार, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके क्या कहलाते हैं? भौतिक गुण कहलाते हैं। अर्थात वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक गुण कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। उत्क्रमणीय होने का मतलब है रिवर्सिबल, यानी ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी। यानी वही पानी जो बर्फ था द्रव में परिवर्तित हो गया, अब फिर से वही द्रव जो है अगर फ्रिज में रख दिया जाए तो फिर से बर्फ में बदल जाएगा। तो यहाँ भौतिक परिवर्तन जो है वह उत्क्रमणीय होता है। और हम दूसरे प्रकार के परिवर्तन पर अब विचार करते हैं जिससे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो उसके लिए भी आप समझ सकते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। यदि आपके पास मान लीजिए लोहे के कुछ टुकड़े हों, उनके कुछ दिनों तक उनको क्या करिए खुले में छोड़ दीजिए, तो इस पर आपको देखेंगे कि एक परत जम जाती है भूरे रंग की, और यह पदार्थ जो है वो जंग लगना कहलाता है, और यह प्रक्रम जो है जंग लगना कहलाती है। ये जो पदार्थ है इसे हम जंग कहते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं कि वो लोहे में जंग लग चुकी है, यानी जंग लगना कहलाता है। आपने पार्क वगैरह में भी देखा होगा, लॉन वगैरह में भी देखा होगा, वहाँ पर लोहे के दरवाजे या बगीचे में भी देखे होंगे आपने। उसमें क्या होता है, जो भी लोहे की चीज़ें होती हैं उन सब में अगर वो खुली जगह पर है और वहाँ पर कुछ नमी भी है तो वहाँ पर क्या होता है, जंग लग जाती है। और इसी टाइप से अपने घरों में भी कुल्हाड़ी वगैरह को भी देखा था, अगर उसको वायु में कुछ दिनों तक हम खुला रख देते हैं तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। और रसोई में क्या होता है, लोहे का जो गीला तवा होता है अगर हम उसको कुछ समय तक ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो उसमें भी जंग लग जाती है। तो जंग जो है यहाँ पर क्या है, लोहा नहीं होता है। यहाँ पर जो जंग है, जंग उस पदार्थ से अलग होता है जिस पर यह लगती है। जैसे लोहे के ऊपर जो आपने देखा जंग लगी है, तो यहाँ जो जंग है वो लोहा नहीं है, बल्कि यह क्या है, लोहे पे लगने वाला एक दूसरा पदार्थ होता है जो कि लोहे को धीरे धीरे क्या करते जाता है, खराब करते चला जाता है, खोखला करते जाता है। जैसे मिट्टी में दीमक लगते हैं, खोखले करते हैं, वैसे जंग जो है वो लोहे में लगती है। तो ऐसे ही लोहा या फिर जो भी मेटल्स होते हैं, कुछ मेटल्स में नहीं लगता है, कुछ मेटल्स में लगता है। तो चलिए हम इसी टाइप के कुछ और परिवर्तनों पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी से समझते हैं। 6.6 में हमसे कहा गया है कि आप मैग्नीशियम लीजिए। मैग्नीशियम क्या होता है, उसका एक आप फीता ले सकते हैं या फिर उसका एक तार ले सकते हैं, और उसको क्या करना है, उसको जलाना है। और जलाने के बाद उसको बहुत देर तक नहीं देखना है क्योंकि ये हमारी आंखों के लिए हानिकारक होता है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि मैग्नीशियम का जो आपने पतली तार या टुकड़ा लिया है, इसके एक सिरे को एक रेगमाल से साफ कर लीजिए और सिरे को मोमबत्ती की लौ के पास लाइए, और यह चमकदार या सफ़ेद ज्वाला जैसे जलने लगेगी। लेकिन जलने के बाद यहाँ पर एक पाउडर निकलता है जिसे हम श्वेत भस्म कहते हैं, यानी कि राख जिसे कहते हैं, वो बच जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये मैग्नीशियम है दोस्तों, यहाँ पर Mg जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या है, जब यहाँ पर इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलाया गया तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा MgO। अभी आप देखेंगे तो इस तरह से वहाँ पर एक पाउडर मिली, जो हमें पाउडर मिला, भस्म मिला है पाउडर, उसमें क्या है, वो मैग्नीशियम का ही पाउडर है। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारा मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके MgO बनाता है। ये जो रिएक्शन बन रहा है दोस्तों, ये अभी एक मतलब कि संतुलित नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा 2 है, यहाँ पर 1 ही है। लेकिन बस इतना आपको समझना है कि यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो MgO बनाता है। फिर हम यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि भस्म को एकत्रित करके अब इसी रिएक्शन में जो हमारा मैग्नीशियम का जो भस्म था उसको आप क्या करिए, अब MgO बन चुका है ना, तो MgO को क्या एकत्रित करके जल की कुछ मात्रा के साथ उसको मिलाइए। तो अब इस मिश्रण में इसको अच्छी तरह से इसको हिलाइए और मिश्रण का लाल या नीले लिटमस पत्र से परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर लाल को नीला कर देगा तो क्या हो जाएगा, वो अक्षार होगा, और अगर वो लाल और अगर नीले से लाल हो जाएगा तो वह क्या होगा, हमारा अम्ल होगा। तो भस्म को जल में घोलने पर हमारा एक नया पदार्थ बनता है
और इस परिवर्तन को हम इस समीकरण से दिखा सकते हैं। दोस्तों आप देखिए यहाँ पर MgO के साथ H2O यानी कि हमने यहाँ पर जो भस्म था MgO उसमें जब हमने जल की कुछ मात्रा को मिलाई तो MgOH का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम डाई हाइड्रोक्साइड हमारा बनकर तैयार हो गया और यह एक क्षारक होता है यानी एक क्षार होता है। और हमने चैप्टर 5 में देखा भी है एसिड एंड बेस वाले चैप्टर में कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, डाई हाइड्रोक्साइड हमारा एक क्षार होता है। तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों कि पहले हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो कि मैग्नीशियम के जलने पर बनता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। तो दो चीज़ें बनी, एक तो हमारा Mg जब था ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो बना हमारा MgO और यही MgO जब हमारा वाटर से रिएक्ट करेगा तो MgOH का होल ट्वाइस बनता है। तो इस टाइप से यहाँ पर दो चीज़ें बनती हैं। एक्टिविटी 6.7 में हमसे कहा गया है कि आप क्या करिए, एक ग्लास लीजिए और उसमें क्या करिए, आधा कप पानी लेकर के 1 चम्मच कॉपर सल्फेट को डालिए। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहा जाता है और इसी विलयन को आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी डाइल्यूट H2SO4 जो होता है यानी जिसमें पानी की मात्रा क्या होती ज़्यादा होती है कि कुछ बूंदे उसमें मिलाइए, आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। यहाँ पर आप जब क्या किए, उसमें जैसे ही आपने कॉपर सल्फेट के विलयन में जैसे ही आपने तनु H2 सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो वहाँ पर एक नीले रंग का विलयन बन जाएगा। अब एक परख नली या कांच की बोतल में यही जो विलयन बना है इसका थोड़ा सा नमूना आप बचा कर रख लीजिए और शेष विलयन में आप एक कील या उपयोग किए जाने वाले जो भी ब्लेड के टुकड़े होते हैं उसको डाल दीजिए और लगभग आधे घंटे तक आप देखिए। अब आपको विलयन के रंग विलयन के रंग को आप देखेंगे तो इसमें आपको कुछ परिवर्तन दिखेगा। ऐसे आप यहाँ देखिए, कॉपर सल्फेट का हमने जैसे शुरू में क्या किया, उसमें विलयन लिया, फिर उसके बाद जब हमने यहाँ पर क्या किया, उसमें जब हमने ब्लेड डाल दी आयरन की तो वहाँ पर जो रंग था वो ब्लू से क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो यहाँ पर लोहे के साथ क्या हो गया, अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन में परिवर्तन हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, लोहा हमारा परिवर्तित, लोहा क्या है यहाँ पर हमारा ब्लेड है। तो आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण ही हुआ है। तो विलयन के रंग का नीले से हरा हो जाना एक नया आयरन सल्फेट बनने के कारण हुआ है। ये एक नया पदार्थ है जो नीला से हरा हुआ है, यहाँ पर हमारा कॉपर सल्फेट, ये हमारा आयरन सल्फेट बन चुका है। तो ऐसा बना क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कॉपर सल्फेट था, ये जो CuSO4 था, इसको जब आयरन के साथ रिएक्ट किया गया, वहाँ पर लोहे की कील या लोहे का हमने ब्लेड डाल दिया तो ये सल्फेट जो है यहाँ पर इसको रिमूव करके यहाँ पर CuFe बन गया, यहाँ पर आयरन सल्फेट यानी कि FeSO4 बन गया। तो इस टाइप से यहाँ पर उसका रिएक्शन बन गया। और लोहे की कील पर आप देख रहे हैं कि भूरे कलर का जो भी निक्षेप, मतलब यहाँ पर लोहा जो कील आप देख रहे हैं या फिर जो ब्लेड देख रहे हैं उसका कलर कैसा हो गया, ब्राउन हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि उस पर क्या हो गया, कॉपर या तांबे की परत उस पर चढ़ चुकी है जो कि एक अन्य नया पदार्थ है। और हम इसी अभिक्रिया को इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए CuSO4 था, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा, CuSO4 था, इसको जब आयरन से हमने रिएक्ट किया ना तो यहाँ पे FeSO4 बन गया और यहाँ पर कॉपर बना है हमारा, अलग हो गया। तो ये जो कॉपर है यही जो है जा करके ब्लेड पर हमारा चिपक गया है, उस पर जंग लग गई है और FeSO4 जो है ये हमारा क्या बन गया है, यहाँ पर एक नया पदार्थ बन गया है। दोस्तों सिर्फ केवल लोहे का जो जंग है वही उसमें क्या होता है, ब्राउन कलर का दिखता है। अदरवाइज ऐसे अगर आप देखेंगे तो आपने देखा होगा पीतल में भी जंग लगती है, तो वो जो जंग होती है वो ब्राउन नहीं होती, वो ग्रीन कलर की होती है। तो जंग की कलर भी अलग अलग होते हैं। एक और एक्टिविटी से हम समझते हैं केमिकल जो भी हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है उसको। 6.8 एक्टिविटी में हमसे कहा है कि एक परख नली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए और इसमें चुटकी भर आप खाने वाला सोडा डालिए, तो आपको कुछ आवाज़ सुनाई देगी। जैसे ही आप सोडा डालेंगे उसमें तो आवाज़ सुनाई देगी, तो उसमें गैस के बुलबुले बाहर निकलने लगते हैं। तो इस टाइप में जो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दिखाई गई व्यवस्था यहाँ पर जो है इसके अनुसार
यहाँ पर एक ताज़े बुझे चूने के चूने के पानी में इसको हम क्या कर सकते हैं, गुजार सकते हैं। यहाँ पर जो आपने जैसे ही बुदबुदाहट सुनी, उसी में क्या हुआ, गैस के बुलबुले बाहर निकले। अब उसी में ही आप क्या करिए, वहाँ पर आप बुझे हुए चूने को उसमें डाल दीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने सिरके में खाने के सोडे को डाला तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा पदार्थ बना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिरका प्लस खाने का सोडा है इसमें, और फिर इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड डाला तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, बुझा हुआ चूना बन गया दोस्तों। तो टाइप से और चूने के पानी के अभिक्रिया को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा है वह चूने के पानी से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और वाटर बनाएगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे पानी का रंग दूधिया हो जाता है या चूने का पानी दूधिया हो जाता है। और चूने का पानी दूधिया हो जाना ही कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण होता है। तो इसका उपयोग भी आप चैप्टर 10 में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक परिवर्तन में जो भी हमने देखा, एक्टिविटी 6.6, 6.8 से लेकर के हमने जो भी परिवर्तन देखा, उसमें क्या बन रहे हैं, एक या एक से अधिक नए पदार्थ ही बने थे इसमें। तो 6.6 में देखा कि हमने मैग्नीशियम को जब वायु की उपस्थिति में जलाया तो क्या बनता है, वहाँ पर भस्म बनता है जो कि एक नया पदार्थ होता है। फिर उसी भस्म को हम अगर दोबारा वहाँ पर वाटर डाल देते हैं तो वहाँ पर फिर एक नया पदार्थ बनता है। 6.7 में हमने देखा कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया करने से आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है, जो कि दोनों नए पदार्थ हैं। और कॉपर के ब्लेड पर कॉपर जो है वो लोहे के ब्लेड पर ही निक्षेपित हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर क्या हो जाता है, चढ़ जाता है या रिएक्ट कर लेता है उसके साथ। और 6.8 में हमने देखा कि सिरके और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी। तो यहाँ पर क्या है, जिससे चूने का पानी बना था जो दूधिया हो जाता है। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ जो है बता सकते हैं। तो वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमारे जीवन में बहुत सारे महत्वपूर्ण अत्यधिक परिवर्तन होते रहते हैं, और सभी नए पदार्थ जो है रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। जैसे भोजन का जो पाचन है, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का ही एक उत्पाद होती है। और उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक जो भी बनते हैं, डिटर्जेंट, साबुन वगैरह जो भी बनते हैं, ये सब रासायनिक परिवर्तन ही होते हैं। तो बहुत सारे काम यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन से होते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में अभी हमने एक चीज़ देखा कि कई सारे परिवर्तन होते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ों को हम यहाँ समझेंगे कि रासायनिक परिवर्तन में कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। तो सबसे पहला तो वहाँ पे ऊष्मा निकल सकता है। दूसरा वहाँ पर प्रकाश या फिर किसी अन्य प्रकार के विकिरण जैसे कि पराबैंगनी विकिरण वगैरह भी वहाँ से निकल सकती हैं। और साथ ही रासायनिक परिवर्तन में ध्वनि भी उत्पन्न होता है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, यहाँ पर गंध में भी परिवर्तन होता है और रंग में भी परिवर्तन होता है, और किसी गैस का भी यहाँ पर बनना होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ होता है, और इसी के परिणाम स्वरूप ही हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं। मैग्नीशियम के फीते का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी और पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, और जलने के साथ सदैव ऊष्मा उत्पन्न होती है। और पटाखों का विस्फोट भी एक रासायनिक परिवर्तन ही होता है। और इसमें हमारा जो पटाखों का विस्फोट होता है उसमें ऊष्मा भी निकलती, प्रकाश और ध्वनि भी निकलती है, और साथ ही उसमें बहुत सारी ऐसे डिजायरेबल गैसेस भी निकलती हैं जो कि हमें ज़रूरत नहीं होती है, अरुचिकर गैसें। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि जब भोजन की सामग्री भी जब बासी हो जाती है, सड़ गल जाती है, तो उसमें भी हमें दुर्गंध आती है, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन ही होता है। तो हमारे चारों ओर दोस्तों यहाँ पर हमने समझ लिया कि क्या होता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। कुछ और बातों को समझते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे चारों ओर जो ओजोन की परत है उसमें भी क्या है, ओजोन जो है वो पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, और ऑक्सीजन ओजोन से अलग होती है। तो यह भी हम रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं इसको भी। और यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होगा तो पृथ्वी पर जो ये पहुंचेगा तो हमें बहुत ही हानि पहुंचाएगा। तो इसी टाइप से आप और भी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देख सकते हैं।
जैसे कि आपने जब सेब को काटा होगा तो वह भूरे रंग का हो जाता है, और इसी टाइप से और भी आलू, बैगन वगैरह भी देखते होंगे, सब्जियां काटने के बाद उसमें रंग में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन ये सभी रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यहाँ पर बस केवल उनमें परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। इस वजह से यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि मतलब उसका कलर परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर और एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि जो हमारे शरीर में पाचन की क्रिया होती है वह भी एक रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होती है। लोहे में जंग लगने को थोड़ा सा हम डिटेल से समझते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप यहाँ से समझिए इस रिएक्शन से, जब हमारा लोहा क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और साथ ही जब वहाँ पर नमी युक्त वायु होती है या जलवाष्प होती है, जलवाष्प में आपको पता है वाटर ही रहेगा, तो वहाँ पर आयरन बनता है, आयरन ऑक्साइड, यानी कि वहाँ पर जंग बनता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यही आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड बनता है। और जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों ही जरूरी होते हैं। तभी आपने देखा होगा कि यदि वायु में आर्द्रता की अधिक मात्रा होती है, अर्थात नमी होती है, तो जंग बहुत जल्दी लग जाता है, बहुत फास्ट। अक्सर बरसात में आपने देखा होगा जंग बहुत जल्दी लगता है। तो जंग को हम कैसे बचा सकते हैं, जंग से हम किसी चीज़ को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि जंग जो है वो किसी भी चीज़ का या लोहे का या फिर मेटल का क्या होता है, उसको मतलब कि क्षरण करते जाता है, खराब करते चला जाता है। तो उसको बचा कर कैसे रख सकते हैं, उसमें हम पेंट या फिर ग्रीस लगा सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा समुद्र तटों में जो जहाज़ें होती हैं उसमें भी आप देखते हो लोहे की ही होती हैं, तो उसमें भी क्या होती है, कोटिंग की जाती है। तो लोहे के ऊपर क्रोमियम या जिंक जैसी यहाँ पर धातु जो होती है उसकी जो परत चढ़ाई जाती है उसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो दोस्तों गैल्वेनाइजेशन होता क्या है, जब किसी लोहे की परत पर या लोहे पर हम किसी जिंक या फिर क्रोमियम की परत चढ़ाते हैं तो उस क्रिया को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। और इस टाइप से हम किसी भी लोहे की चीज़ को बचा सकते हैं गैल्वेनाइजेशन की क्रिया से होता है यहाँ पर गैल्वेनाइजेशन है। और एक चीज़ और है कि लोहे को हम दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील जो है या लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकिल तथा मैग्नीशियम जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इससे क्या होता है ना कि जंग नहीं लगता है। अब एक और प्रोसेस हम पढ़ते हैं दोस्तों, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण होता क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से ही प्राप्त किए जाते हैं। जो भी पदार्थ होते हैं उनके क्रिस्टल जो होते हैं ना, वह उनके विलयन से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, और यह प्रक्रिया ही क्रिस्टलीकरण कहलाती है। और यह एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जैसे केवल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, आप मान लीजिए कि आपको एक्टिविटी 6.9 करना है, ठीक। इसमें आपको क्या करना है, 1 कप जल लीजिए, उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को लीजिए और उसकी कुछ बूंद को मिलाइए और जल को गर्म करिए। और जब जल उबलना आरंभ कर दे तो उसमें कॉपर सल्फेट का जो चूर्ण है वो धीरे धीरे मिलाते जाइए। तो कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखते हैं जब तक कि उसमें कॉपर सल्फेट अच्छे से घुल ना जाए। और जैसे ही वहाँ पर घुल जाएगा तो विलयन को फिल्टर पेपर से छान लीजिए और ठंडा होने के लिए रख दीजिए। तो आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि विलयन में क्या होता है कि छोटे छोटे वहाँ पर क्रिस्टल दिखाई देने लगते हैं। कुछ समय बाद विलयन को देखिए तो आपको क्रिस्टल दिखाई देंगे। अगर नहीं दिखाई दिए आपको तो उसको कुछ और समय तक वेट कीजिए, तो यहाँ पर आपको कुछ क्रिस्टल दिखाई देंगे। तो आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा। आपने अपने आसपास दिखाई देने वाले बहुत से रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों को भी आपने वहाँ पर पहचानने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर आपको यही वाला जो एक्टिविटी है उसी के बारे में दिखाया गया है दोस्तों कि क्रिस्टलीकरण कैसे हुआ है। देखिए यहाँ पर क्रिस्टल बन के रेडी हो गया, छोटे छोटे क्रिस्टल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया है तो उसके क्रिस्टल यहाँ पर बन के रेडी हैं। अब यहाँ पर आपको बताया गया कि आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हमने भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के बारे में जाना। इसके अलावा हमने यह जाना कि क्रिस्टलीकरण क्या होता है। तो कुछ पदार्थों को क्रिस्टल के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जाना ही क्रिस्टलीकरण कहलाता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर दोस्तों, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।